उसने बिल्डिंगें बनाई उसने शायद 2012 में या 2013 में। तो 2015 तक कुछ बेचा नहीं उसने। तो मैंने उसको कहा भी तो बेचता क्यों नहीं इनको। तो वो बोला भी ये हमारे से नहीं बिकेंगे। एक्चुअली उस टाइम ना द्वारका में सोसाइटीज़ उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी। मैंने कहा भी मैं बेच दूंगा तेरे फ्लोर। पार्क है 6 हमारी इस पॉकेट के अंदर। मुझे लगता है दिल्ली की शायद ही कोई ऐसी डीडीए की पॉकेट होगी जिसके अंदर 6 अपने इंडिपेंडेंट पार्क होंगे। 3 एकड़ का तो एक सिंगल पार्क है। अच्छा। हर एक पार्क में जब 3-3.5 हजार लेबर रह रही थी यहाँ पे, तो ये उनका शौचालय था बेसिकली 6 के 6 पार्क। ओह अच्छा। अब जब 2016-2017 में जब हमने काम शुरू किया यहाँ पे, तो हर प्लॉट के आगे 4-4 पेड़ थे। अच्छा। अब आप पेड़ काट सकते नहीं क्योंकि कानून है। कोई है ठप्पा, एक चोरी वाला ठप्पा आज भी है। मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। अच्छा। लेकिन एक ठप्पा है कि प्रॉपर्टी डीलर जो है ना वो चोरी होता है। ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं लोग। और आपके सहयोगी नाराज हो जाएंगे अब आपकी इस बात से। हाँ होते हैं नाराज। तारीफ तो बहुत हो गई, कुछ ऐसी कमी बता दी है सर में जो आपको लगता है कि इन्हें बदलनी चाहिए। भैया हमारे साथ बैठ कर ना दूध पीते हैं, तकलीफ यही है सबसे। हमारे साथ बैठ के दूध पीते हैं। अच्छा। वो तो बहुत बढ़िया, ज्यादा ही सच्चे आदमी हैं। सच्चे वो ज्यादा सच्चे हैं। अच्छा। ये कमी है। अच्छा। बहुत ज्यादा ईमानदार है। ज्यादा ही सच्चे हैं, नहीं ब्लंट है। इन्हें नहीं फर्क पड़ता दूसरा क्या सोचेगा। हम लोग शायद थोड़े से सोचना लग जाते हैं कि आदमी गलत तो नहीं मानेगा कोई बात। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव होते तो शायद और अच्छे बिजनेसमैन बन जाते या फिर और पैसा कमा लेते करोड़ों अरबों रुपए। मैनिपुलेटिव होता तो पता ही नहीं कहाँ पहुंच जाता। बेईमानी मैंने कभी नहीं की। इस बात का मलाल है? कोई मलाल नहीं। मुझे खुशी है इस बात की कि ये 4 आदमी इस बारे में कम से कम मेरे बारे में बोल तो रहे। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत बजने दो। दोस्तों, जॉब से बेहतर बिजनेस होता है, ये जग जाहिर है। हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं होता है। एक आम आदमी बिजनेस की शुरुआत करता है और धीरे धीरे कैसे वो सिस्टम में फंस कर रह जाता है और बहुत सालों बाद उसे समझ आती है कि सही में बिजनेस के क्या मायने हैं और आखिरकार वो सफल हो ही जाता है। ये हर किसी के साथ होता है और ऐसा ही हुआ है एक्सीडेंटल बिजनेसमैन विनोद शर्मा जी के साथ। तो बेहद खुशी है दोस्तों हमें कि अब तक आपको हमारे एक्सीडेंटल बिजनेसमैन के सभी एपिसोड्स बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके सर्च कीजिए YouTube पर, Facebook पर एक्सीडेंटल बिजनेसमैन और सारे एपिसोड दे दनादन आ जाएंगे। एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ विनोद शर्मा जी जो एक्सीडेंटल बिजनेसमैन हैं। आज हम पहुंच गए हैं सर आपके इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव में, जिसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई थी आपके प्रॉपर्टी में बिजनेस में आने की। सर कैसे शुरुआत हुई और किन किन सिस्टम में यहां पर आकर आप फंसे हो? अब मॉडुलर किचन का काम तो मेरा चल ही रहा था। मैं सामने रहता था पिंक अपार्टमेंट में। ब्रजेंद्र खुराना पहले भी जिक्र आ गया उनका 1-2 बार। उनके ग्रुप की प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे इस पॉकेट में। मतलब आप अभी इसको इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव मत बोलिए, ये था सेक्टर 17 पॉकेट A2। इसमें सिर्फ 2 परिवार रहते थे उस टाइम और लगभग 3-3.5 हजार के लगभग लेबर थी। तो खुराना ने यहाँ पे बिल्डिंगें बना दी। 3-3.5 हजार लेबर। हाँ 3-3.5 हजार लेबर रहती थी यहाँ पे। और कुछ नहीं था यहाँ। मतलब आप ये लगाइए कि पूरी पॉकेट में 6-6 फुट 7-7 फुट के सरकंडे खड़े थे, पूरा घास खड़ी थी पूरी। उसने ना 9 बिल्डिंगें बना दी यहाँ पे। बिल्डर फ्लोर का एक कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा उसमें डिटेल में भी बताऊंगा आपको कि हमारे यहाँ पे कितना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये प्रॉपर्टी का पूरे देश में हमारे। उसने बिल्डिंगें बनाई उसने शायद 2012 में या 2013 में। तो 2015 तक कुछ बेचा नहीं उसने। तो मैंने उसको कहा भी तो बेचता क्यों नहीं इनको। तो वो बोला भी ये हमारे से नहीं बिकेंगे। एक्चुअली उस टाइम ना द्वारका में सोसाइटीज उस टाइम बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रही थी। तो बोला लोग बिल्डर फ्लोर में आना पसंद नहीं करते, लोग सोसाइटी में जाना पसंद करते हैं। अब हमारे को तो कीड़ा है भाई, सब चैलेंज है ना। मैंने कहा भी मैं बेच दूंगा तेरे फ्लोर। बोला भाई कैसे बेचेगा, हम नहीं बेच पा रहे, हम बिल्डर भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, इतने साल हो गए हमें काम करते हुए, कोई भी नहीं बेच पा रहा, तो कैसे बेच पाएगा। मैंने कहा भी बेच देंगे, पर जो कुछ मैं कहूँगा वो मैं थोड़ा सा कहना मानना पड़ेगा। बोला ठीक है, क्या करना है बताओ। मैंने कहा भी पहले तो मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ पे। अभी मैं अगर खुद रह रहा हूँ तभी तो मैं आपको बोलूंगा ना कि आप रहो आप यहाँ पे आके। बोला ठीक है।
और मैंने कहा थोड़ा सा पैसा खर्च करना भी पॉकेट पे मेंटेन करने में इसमें, हालांकि डीडीए की प्रॉपर्टी है ये, डीडीए का फर्ज बनता है उसको मेंटेन करना, लेकिन कौन देखता है, सरकारी काम तो सरकार के हिसाब से चलते हैं। फैसला हो गया जी, खुराना जी ने ये जिस घर में हम बैठे हैं इसका एक टॉप फ्लोर उन्होंने मेरे को दे दिया, और यार दोस्त भी कहने लग गए, खुराना भी कहे कैसे रहोगे, नमिता रह जाएगी, तूने बात कर ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, भी वो मेरी जिम्मेवारी है, वो देखते हैं, अब चैलेंज है, ये भी एक चैलेंज को भी आगे पूरा करेंगे। वो काम तो मेरा चल ही रहा था, तो कोई टेंशन थी नहीं मेरे। तो हमने एक बिल्डिंग में यहाँ पे एक ऑफिस बनाया, शिव शक्ति प्रॉपर्टीज के नाम से उसकी फर्म है, उसी फर्म के नाम से हमने बोर्ड लगाए, और 2016 में हमने प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। ऐसे में बन गया प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा। हाँ, मतलब हालांकि ये कोई बहुत अब मैं कैसे कहूँ कि लोग इस बिजनेस को भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखते, क्योंकि बेईमानी ज्यादा करते हैं लोग। अच्छा। हमने नहीं की, कभी भी नहीं किया, अभी तक नहीं की, बहुत साल हो गए, तो 10 साल हो गए करते हुए। अब शुरू किया जी काम यहाँ पे। अब काम आप शुरू करोगे तो आपको पता है जब तक सब कुछ बंद है, आप जैसे ही शुरू करोगे एक एक करके डिपार्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए पार्क है 6 हमारी इस पॉकेट के अंदर। मुझे लगता है दिल्ली की शायद ही कोई ऐसी डीडीए की पॉकेट होगी जिसके अंदर 6 अपने इंडिपेंडेंट पार्क होंगे। 3 एकड़ का तो एक सिंगल पार्क है। अच्छा। हर एक पार्क में जब 3-3.5 हजार लेबर रह रही थी यहाँ पे, तो ये उनका शौचालय था बेसिकली। 6 के 6 पार्क। ओह अच्छा। 6 के 6 पार्क। तो हमने सबसे पहले जेसीबी लगा के सारे पार्क साफ करवाए। अच्छा। अब हम पार्क साफ करवा रहे हैं, आप समझना, पार्क को क्या करवा रहे हैं हम, साफ करवा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो एमसीडी वाले आके बोलते हैं जी आप क्यों करवा रहे हो, हमारा काम है। तो मैंने कहा भी तुम करो। बोले जी ऊपर से ऑर्डर आएगा तो करेंगे। अब ऊपर से तो ऑर्डर 20 साल से नहीं आ रहा था। फिर भाई साहब उनसे बातचीत करनी पड़ी। अब काम तो उनका था, करवा मैं रहा हूँ, लेकिन परमिशन मेरे को उन्हीं से लेनी पड़ रही है। तो हमने पूरी पॉकेट की सफाई करवाई। लगभग 4 लाख के करीब हमारा रुपया खर्च हुआ। अच्छा। पूरी पॉकेट हमने साफ करवाई। अब जब पॉकेट साफ करवा दी तो जो लेबर रह रही थी अनऑथराइज यहाँ पे घरों में, वो एक तो, मतलब किन घरों में रह रही थी वो कहानी थोड़ी लंबी है, वो मुझे कोई बताने का फायदा नहीं है यहाँ पे। तो रह रहे थे, घर बने हुए तो कुछ उसमें रह रहे थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी फाइनेंसर की है, आप समझना। प्लॉट किसी का है, रह कोई रहा है, वो रह भी रहा है कोई 10 साल से, कोई 12 साल से। फ्री की बिजली है, फ्री का पानी है, फ्री का सब कुछ है। अब जब उन्होंने देखा जी सफाई हो गई, रहने आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे अब घर बनेंगे। तो उन लोगों ने हमें तंग करना शुरू किया। अच्छा। हमारे से पहले सिर्फ 2 परिवार थे यहाँ पे, अब उसके बाद हम लोग आए। तो ऐसे नमिता स्कूल से आती थी, मैं बीच में आपको बताया नहीं, पहले नमिता रोहिणी में थी, तो जब हमने द्वारका शिफ्ट किया तो नमिता भी द्वारका एक स्कूल में प्रिंसिपल बन के आ गई। क्वींस वैली स्कूल है सेक्रेटरीट में। तो आप बिलीव नहीं करेंगे अंकित जी कि जब स्कूल से आती थी ये शाम को 3:30-4 बजे, तो लगभग 400-500 लेबर ना जान के बच्चों के साथ सड़क पे बैठ जाते थे वो लोग, परेशान करने। मतलब पहला साल 1.5 साल तो हम जानते हैं कि हम कैसे रहे यहाँ पे, लेकिन हम भी मतलब जुनून था, अभी एक चैलेंज लिया तो इसको पूरा करना है। अल्टीमेटली 1.5 साल में एक सिस्टम बनना शुरू हो गया। कुछ लेबर भी निकलनी शुरू हो गई। जो प्लॉट के ओनर थे उनसे हमने कांटेक्ट किया, उन लोगों ने भी उनको निकाला। फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत थे, उनके साथ लड़ाई झगड़े भी हुए, कोर्ट तक बातें गई। उसमें हमारे भी, मेरा भी और खुराना का भी एक ऐसा केस भी हो गया, कुछ मार कुटाई हो गई उन लोगों के। अब जैसे वो मेड्स हैं, काम करती हैं घरों में, तो कोई एक वकील के यहाँ पे एक मेड काम करती थी। अच्छा। उसके हस्बैंड के साथ कुछ हमारे लोगों की मारा कुटी हो गई, तो उन्होंने केस कर दिया हमारे ऊपर, हमें पता ही नहीं है। 6 महीने के बाद पता चला जी मेरे और खुराना के नॉन बेलेबल वारंट आ गए। अब हमें पता ही नहीं है, वो दबा पड़ा है केस, एक दिन अचानक चल पड़ा वो। खैर वो फिर उन लोगों से जो जिन्होंने भी केस किया था, अब उनके साथ जाके बात की। वो भी लेबर क्लास लोग थे, समझाया भी आया, कुछ पैसे वैसे दिए, तो वो मैटर सारा सोल्व हो। कुछ था ही नहीं ना उसमें, मतलब एक अननेसेसरी हैरेसमेंट थी बिना मतलब की। अब चलिए वो तो हो गया काम सारा, तो पॉकेट में हमने ये काम शुरू कर दिया। पहला फ्लोर हमने बेचा आपके फादर को। अच्छा। हाँ, सबसे पहली डील हमारी आपके फादर के साथ हुई।
उसके बाद धीरे धीरे लोग आने स्टार्ट हुए। अब इस सिस्टम में होता क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें कंस्ट्रक्शन वाले काम में मैंने क्या देखा। सबसे पहली बात है डीडीए के प्लॉट है, ठीक है, इनका नक्शा पास होता है, प्रॉपर नक्शा पास होता है। नक्शा पास होता है, जो नक्शा पास होता है उस नक्शे के अकॉर्डिंग कोई आदमी घर नहीं बनाता। अच्छा। हाँ, जो भी एफआईआर होता है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम चलता है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम चलता है तो हर एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, क्योंकि आप नक्शे के हिसाब से चीज नहीं बना रहे। एमसीडी इन्वॉल्व हो गई, पुलिस इन्वॉल्व हो गई, एसडीएम ऑफिस इन्वॉल्व हो गया, मलेरिया ऑफिस इन्वॉल्व हो गया। मतलब मैं क्या बताऊं आपको क्या क्या इन्वॉल्व नहीं होता है। जब ये प्लॉट काटते डीडीए ने तो एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है डीडीए का, वो ग्रीन बेल्ट बनाते हैं, ग्रीन बेल्ट, सो कॉल्ड ग्रीन बेल्ट। आज तो खैर दिल्ली में बहुत ग्रीन हो गए। अब इन लोगों ने क्या किया, वो जो प्लॉट थे इनको ठेका मिला होगा, किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया जी तूने हर प्लॉट के कॉर्नर पे पेड़ लगाने हैं। अब उस टाइम क्या था कि बाउंड्री तो थी नहीं, हर प्लॉट के आगे 4-4 पेड़ लगा दिए। 95-96 में जब भी ये कॉलोनी कटी होगी, अंदाजा बता रहा हूँ आपको। अब जब 2016-2017 में जब हमने काम शुरू किया यहाँ पे तो हर प्लॉट के आगे 4-4 पेड़ थे। अच्छा। अब आप पेड़ काट सकते नहीं क्योंकि कानून है, क्या पेड़ नहीं काट सकते। जिसने लगाया वो तो लगा के चला गया। आप अपना घर कैसे बनाओगे भाई साहब? और अगर आपको काटने की परमिशन लेनी है तो वो एक लंबा प्रोसेस है। बोलते हैं जी एलजी से परमिशन आएगी, आप अप्लाई करो, एक फीस भरो, ऊपर पेड़ आपको पैसे भरने पड़ेंगे। अब उसमें कौन इन्वॉल्व हो गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कौन इन्वॉल्व हो गया? एनजीटी। आप एक घर बना रहे हो, छोटा सा घर, और कौन कौन आ गया उसके अंदर? अगर आपने पेड़ काट दिया, फॉरेस्ट वाला कहेगा जी कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा आप पे, क्योंकि आपने पेड़ काट दिया है। तो पुलिस वाला भी आ गया, एफआईआर लॉज होगी तो पुलिस वाला भी आ गया। आपने बिल्डिंग मटेरियल सड़क पे रख दिया तो पुलिस वाला आ जाएगा। मतलब ऐसा सिस्टम है। और देखो सबसे बड़ी जो मजे की बात है, नक्शा पास करवा के आप 4 फ्लोर बना सकते हो, 5वां नहीं बना सकते। कच्ची कॉलोनी में आप 7 फ्लोर बना लो भाई साहब, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका ना कोई नक्शा पास होना है, ना कोई आपने हाउस टैक्स देना है, कुछ नहीं देना आपने। वहां पे आप बना सकते हो 7 फ्लोर, सबके सामने बन रहे। ऐसा तो है नहीं कि डिपार्टमेंट वाले जब कच्ची कॉलोनी बन रही होती है तो वो सो रहे होते हैं, रातों रात तो बनी नहीं है। अब सरकार क्या करती है मुझे नहीं पता, कानून क्या है मुझे नहीं पता। जो अथोराइज प्लॉट है डीडीए का, वहां पे तो आप अगर एक कमरा भी बनाओगे तो डेमोलेशन हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप किसी कच्ची कॉलोनी में घर बना रहे हो, कच्ची कॉलोनी मतलब मैं तो उसको कच्ची भी नहीं कहूंगा, भी किसी आदमी ने जीवन भर की कमाई से अपना प्लॉट खरीदा, अपना घर बनाया है, लेकिन कानून तो लागू होना चाहिए। वहां तो आप 7 मंजिल बना रहे हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो डीडीए ने परमानेंट आपको कॉलोनी दे दी, वहां आप 4 से 5 एक कमरा भी नहीं बना सकते ऊपर, हालांकि यहाँ सबने बनाए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी दिल्ली में बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे पास टॉप फ्लोर है, मैंने भी बनाया हुआ है, पूरी दिल्ली में बने हुए हैं। अब पता नहीं क्या कानून है, अपनी समझ से परे की बातें हैं, कौन देखता है कौन नहीं देखता। देखिए मैं अब ऑन रिकॉर्ड ये चीज आपको बोल रहा हूँ। एक डिपार्टमेंट है एमसीडी में, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, एक है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। उसमें पोस्ट्स होती हैं जेई, एई, एक्शन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उसके ऊपर शायद फिर डीसी होता है, फिर काउंसलर भी होता है बीच में, जो भी हम काउंसलर इलेक्ट करते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड पूछता हूं कि इनका काम क्या है, ड्यूटी क्या है इनकी। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, अगर कोई भी एक आदमी आपको ये बता दे कि इन जो पोस्ट है इनका काम क्या है, एक समझदार आदमी अपने आप समझ जाएगा उसका काम क्या है। एकदम से सक्रिय हो जाते हैं डिपार्टमेंट। सक्रिय किस चीज के लिए होते हैं आप ये देखो। समझने की बात ये है कि वो सक्रिय हो किस चीज के लिए रहे हैं। अब मैंने एक प्लॉट लिया भाई साहब, अभी थोड़े दिन पहले। अब उस प्लॉट के अंदर एक पेड़ है। अच्छा। मैं पिछले 4 महीने से मेरा पसीना निकल गया। क्यों निकल गया?
लोग तो बिना बताए काट देते हैं, आप समझना। हमने भी घर बनाए, बिना बताए काट दिया तो काट दिया आपने। कोई आ भी गया तो वो जो सिस्टम आपको मैंने बताया वो चलता है। अब की बार मैंने कहा कि मैं कानून के हिसाब से चलूंगा, फिर मैं कानून के हिसाब से काम करूंगा। मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी की एक न्यूज आई पेपर में, पता नहीं कौन सा सेक्शन है, कि उस सेक्शन के अंदर अगर किसी रेजिडेंशियल प्लॉट में आपके पेड़ है तो आप उसको काट के उसकी वीडियो बना के आप एक पोर्टल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उस पर डाल दो। वो उसके बदले में जो भी करना होगा वो आप बाद में डिपार्टमेंट आपको बताएगा। ऐसा कुछ वो न्यूज आई। ठीक है। तो मुझे लगा भी सिस्टम हो गया तो बड़ी अच्छी बात हो गई यार। भाई एक मंत्री स्टेटमेंट दे रहा है पेपर में, तो मैंने एक मेल डाल दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, फोटो भी डाल दी और उसकी वीडियो भी खींच के डाल दी। ठीक है। ये बातें हैं अगस्त की, शायद 8 या 9 अगस्त 2025। आज हम जनवरी 2026 में बैठे हैं। उस मेल का कोई जवाब नहीं आया। मैं सिस्टम की बात बता रहा हूं आपको कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें। प्लॉट है, आपने घर बनाना है, आपने पैसे देके घर खरीदा है, एमसीडी उस पर नक्शा पास करेगी, लेकिन प्लॉट वो जो पेड़ है वो कटवाने के लिए आपको परमिशन लेनी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अब मैंने मेल डाल दी जी, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा मेल डाली, कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर मेल डाली, अब मैं तो फंस गया। अच्छा। क्योंकि मैं कानून के हिसाब से चल रहा हूँ। अगर मैं जैसे पहले कट रहे थे सारे वैसे ही काट देता, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को भाई साहब। लेकिन जैसे ही मैं कानूनी तौर पे गया एज ए कॉमन मैन में फंस गया। आज तक फंसा हुआ अभी। अब पता नहीं क्या होगा उसका। अब ऑन रिकॉर्ड बोल दिया तो हो सकता है और ज्यादा फंस जाऊं। हाँ, और ज्यादा फंस जाऊं। कहीं अच्छा ये तो मीडिया में बोल रहा है ना, कोई नहीं, अभी इसको सबक सिखाएंगे। 4 बार मेल डालने के बाद 5वीं बार उनका जवाब आया, योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड। बस। अब मैंने मेल डाली जी, व्हाई रिजेक्टेड, प्लीज गिव मी रीजन। कोई रीजन नहीं दिया। अभी 5 दिन पहले एक मेल आई है, उसमें उन्होंने ना नो कंडीशन डाल दिया भाई साहब। ओके। अब वो कंडीशन क्या है देखो, आप मजे की बात सुनना, मैं कॉमन आदमी हूँ। आपको पहले उसकी वीडियो बना के इनका एक पोर्टल है उस पर अपलोड करनी है। उसके साथ क्या देना है कि आप उस पेड़ को ट्रांसप्लांट करके कहाँ पे रखें, कौन सी जगह लगाएंगे, वहां का एक एनओसी चाहिए। उसके साथ 10 पेड़ आपने लगाने हैं, वो आप कहाँ पे लगाएंगे उस जगह से एनओसी चाहिए। अच्छा। एक फीस भरनी पड़ेगी आपको। लगभग कितनी बताते नहीं है, वो बाद में बताएंगे। अब वो पहले बता देंगे तो फिर तो आदमी भर के फिर उनको क्या मिलेगा, फिर उनको कुछ नहीं मिलना ना। मतलब लगभग 9 कंडीशन उन्होंने डाली है। वही कंडीशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए है और वही कंडीशन मेरे लिए है। आप समझना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में रोड बनाने हैं, करोड़ों पेड़ काटने हैं, उनके लिए भी वही कंडीशन है। और मैं एक छोटा सा प्लॉट बना के मैंने अपना घर बनाना है, उसका एक छोटा सा पेड़ काटने के लिए भी मेरे को वही कंडीशन। अब मैं कहाँ जाऊंगा भाई साहब, अपना धंधा छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं? तो मैं क्या करूंगा? आप समझदार हो, मैं क्या करूंगा? अल्टीमेटली मैं वही कॉन्टेक्ट करूंगा, वो कहेंगे ठीक है जी, और काटना पड़ेगा मेरे को। काटना पड़ेगा भाई, नहीं काटूंगा तो अगर ये परमिशन नहीं देंगे, मैं बिना परमिशन के काट दूंगा, चलो करो भाई FIR। तब उससे क्या होगा? अगर मान लो FIR लॉज होगी मेरे नाम पे, तो मैं अकॉर्डिंग टू लॉ क्रिमिनल हो गया भाई साहब। अगर आप अकॉर्डिंग टू लॉ देखो, अगर मेरे नाम पे कोई FIR होगी तो मैंने क्राइम किया ना। तो मैंने क्राइम किया, जिसने क्राइम किया वो कौन होता है? वो क्रिमिनल होता है। तो मैं क्रिमिनल बन गया, एक ठप्पा लग जाएगा विनोद शर्मा क्रिमिनल। वो कोई भरोसा नहीं है कि बीट वाला आके मेरे को पकड़ के जाके लॉकअप में भी बंद कर दे, क्योंकि मैं अपना घर बना रहा हूँ। तो ये कंस्ट्रक्शन के काम है, कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं है। बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं, कोई भी बना रहा है, कोई इंडिविजुअल आदमी भी बना रहा है, कंपनियां भी बना रही हैं। और लेंटर के भी सर रेट लगे हुए हैं, बताइए। सब रेट लगे हैं, फिक्स हैं, हर चीज का। मैं आपको कह रहा हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट का आदमी आगे बोलता है जी मेरे को मंथली चाहिए। पता ही नहीं कितने डिपार्टमेंट आपके साथ जुड़े हुए। आप नक्शा पास करवाते हैं तो आपसे उसमें चार्जेस लिए जाते हैं कि जो आप बिल्डिंग मटेरियल रोड के ऊपर रख रहे हो, ये उसका चार्ज है। अच्छा, ठीक है, ये तो होना चाहिए, कुछ गलत नहीं है उसमें। लेकिन जब आप वो बिल्डिंग मटेरियल बाहर रख देते हो सड़क पे, तो पुलिस वाला आ जाता है।
कि आपने क्यों रखा हुआ है जी, हटाओ इसको। अरे भैया, जो आदमी घर बना रहा है वो बिल्डिंग मटेरियल कहाँ रखेगा? मैं कोई जगह बता दो। एक दिन एक एसडीएम साहब आ गए थे हमारे यहाँ पे, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा। अब मेरे को पंगे लेने की आदत है भाई साहब। मैंने उनसे यही पूछा, मैं कहा सर एक चीज का जवाब दे दो, ये घर बन रहा है, अब ये बिल्डिंग मटेरियल कहाँ रखे आप बता तो दो हमारे को। बोले जी एनजीटी की इंस्ट्रक्शंस है कि आप इनको कवर करके रखो। मैं वो मान गया मैं, वो एक बात आप, लेकिन ये कहना कि इसका हम चालान काट देंगे, इसको हटाओ यहाँ से, क्या तरीका बनता है? पुलिस वालों का कोई रोल नहीं होना चाहिए जी कंस्ट्रक्शन में? फुल रोल है भाई साहब, फुल रोल है। कमिश्नर साहब दसियों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं कि किसी पुलिस वाले को आपने कुछ नहीं देना। अब उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी भाई साहब, जो एक आम आदमी है, अब उसको एक अगर वर्दी वाला आदमी आके कुछ बोल देगा तो बेचारा क्या करेगा? वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हवाला थोड़ी देगा कि आपके अफसर ने ऐसा बोला है। वो कहेगा कोई बात नहीं भाई साहब, मैं एमसीडी वाला कंप्लेंट कर देंगे आपकी, क्योंकि एक नेक्सस है। मतलब ठीक है, मतलब एक सिस्टम चल रहा है, आप समझना। चल रहा है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि इतनी बातें मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है 10 आदमी मेरे को ही आके कोई मेरे सुपारी भी निकाल दे, मारो रे इसने तो, खत्म करो इसको, ज्यादा बोल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में आप इन सिस्टम से गुजरते गए और आज भी गुजर रहे हैं, आज भी गुजर रहे हैं। आज भी गुजर रहे हैं। काम तो चल ही रहे हैं सारे, लेकिन सरकार को इन पे सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। भाई ऐसा क्यों होता है? काम तो हो ही रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो सरकार अपना कुछ इनकम का सोर्स बनाए उसमें। भाई कॉलोनियां हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे चौथे का 5वां फ्लोर मैंने बना दिया, आप एक फाइन लगा दो ना, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, कुछ भी फाइन लगा दो आप, तो एक आपको इनकम तो मिलेगी कम से कम। वो किसी के घर में तो नहीं जाएगा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि जितने ऑफिसर्स हैं इनकी ड्यूटी क्या है। भी ड्यूटी क्या है, मुझे तो आज तक समझ में आई नहीं बात। हॉर्टिकल्चर वाले तो फिर भी चलो आके पार्क वार्क में कभी कभी काम करते हैं, वो वैसा नहीं है कि रेगुलर आ रहा है अपने, कभी कभी काम करते हैं। तो ये तो एक ऐसा है, कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है ना, मतलब इसमें तो बहुत कुछ सरकार को सोचने वाली चीजें हैं, बहुत कुछ। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए ये काम, इसके ऊपर कुछ ना कुछ सरकार को काम करना चाहिए। और ड्यूटी जिसकी है, मान लो कोई आदमी यही है, ये पता तो हो भी इसकी ड्यूटी क्या है, इसको ये नौकरी दी गई है किस लिए दी गई है, इसका काम क्या है। हमें तो आज तक समझ में आई नहीं कि जेई का काम क्या है, ई का काम क्या है। जो असली काम है वो हमें दिख रहा है। अब सिस्टम में खामी ये है कि सर ऐसा नहीं है पैसा नीचे लेवल तक, ऊपर लेवल तक पैसा जाता है, हर जगह पैसा जाता है, हर डिपार्टमेंट। वो भी ये बोलते हैं, जो आदमी आता है वो यही बोल के जाता है, भाई साहब मैं अकेला थोड़ी, मेरे को बहुत ऊपर तक जाना है। अच्छा मजे की बात है कि कई लोग तो गवर्नमेंट के हैं भी नहीं, आप समझना बात। मतलब इस सारे सिस्टम में कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो जिनका ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट से कोई ड्यूटी है ही नहीं उनकी, लेकिन हैंडल वही कर रहे हैं सब कुछ, हैंडल सब कुछ वही कर रहे हैं। और ये चलता आ रहा है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट, किसी की भी गवर्नमेंट आई, हमने तो देखा है, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो सिस्टम नहीं बदला। मैंने पहले भी बताया आपको, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रहे वो, नहीं कर पा रहे। ये सिस्टम की बात आप बता रहे हैं कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन जो है कैसे सिस्टम में उलझ कर रह जाता है। बिजनेस चाहे कोई भी हो, सिस्टम जो है वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं। लेकिन ये बताइए सर, प्रॉपर्टी के काम में आने के बाद आपने एक्सपीरियंस क्या लिया, सीखा क्या आपने, अगर पॉजिटिव वे में सोचे चीजें? देखिए पॉजिटिव वे में अगर आप देखेंगे तो अब प्रॉपर्टी वाले काम में पॉजिटिव क्या बताऊं आपको, मेरे को तो ना कोई इस काम में कोई पॉजिटिव दिखता ही नहीं है। मैं सच बताऊं, मजा नहीं आ रहा है इस काम में? मजा बहुत आ रहा है जी, लेकिन मजा क्या है, मतलब आप ये लगाओ कि वो ही है ठप्पा, एक चोरी वाला ठप्पा आज भी है। मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ अच्छा, लेकिन एक ठप्पा है कि प्रॉपर्टी डीलर जो है ना वो चोरी होता है। ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं लोग। और आपके सहयोगी नाराज हो जाएंगे अब आपकी इस बात से? हाँ होते हैं नाराज, वो अभी भी बोलते हैं पागल पता नहीं कहाँ से डीलर बन गए भाई साहब, इनको किन्होंने डीलर बना दिया। अच्छा, बहुत लोग हैं हमारे यार दोस्त ही बोलते हैं। लेकिन आप खुले में बोलते हैं कि आप बोलते हैं खुले में, क्या दिक्कत है इसमें? भाई साहब झिक झिक करके रहने से तो अच्छा है ना आदमी सब। अब मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूँ शुरू से लेके अब तक, मैंने कोई भी गोलमोल बात नहीं की आपके साथ,
तो मेरे को कल को सोचना तो नहीं पड़ेगा ना कि मैंने अंकित को बोला क्या था, जो है वो है, फोन रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऐसे चल रहा है। और देखिए प्रॉपर्टी वाले काम में ना एक सेटिस्फेक्शन तो मुझे बहुत रही, वो आज भी होती है। बहुत लोग ऐसे आए हमारे पास, मान लो जिनका बजट नहीं था घर खरीदने का, घर खरीदना है, जॉब करते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमने उनको कन्विंस किया, उनके लोन भी करवाए, उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस किया कि आप घर खरीद लो, आज खरीद लोगे तो ठीक है, नहीं दोबारा नहीं खरीद पाओगे। और मैं आज देखता हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैंने यही इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव में घर दिए, और उन लोगों ने अब वो बेच के आगे और भी घर ले लिए, थोड़े बड़े ले लिए, ग्रो किया। तो वो मतलब एक सेटिस्फेक्शन रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फाइनेंशियली उनकी हेल्प की, लेकिन मैं उनको कन्विंस कर पाया। अगर मैं नहीं करता तो शायद वो घर खरीदते नहीं। अब इसमें जैसे लोग आते थे ना मेरे पास, भाई हमारे पास हमारी सैलरी है, मान लो किसी की 55,000 रुपये या 50,000 रुपये, 15,000 रुपये के लगभग वो रेंट दे रहे हैं, 20-25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए सेविंग होती थी उनके पास। मान लो फ्लोर है 40 लाख का, 45-50 लाख रुपए का, और वो कहते थे बाकी पैसे कहाँ से आएंगे जी हमारे पास। अब जॉब अच्छी है तो बैंक तो लोन दे ही देता है, हर एक बैंक लोन देता है आजकल। तो हम उनको यही कन्विंस करते थे, कोई 15,000 रुपये आप किराया दे रहे हो, अब मान लो आपने 30 लाख रुपए लोन भी करवा लिया, तो 30-25,000 रुपये किस्त बनेगी आपकी, 30,000 रुपये किस्त बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा। 15,000 तो आप दे ही रहे हो, तो आपको 15,000 ही तो और एक्स्ट्रा करना। आज भी मतलब अब जो कोई सुन रहा है मेरी बात, तो इस चीज़ पे गौर करे, भाई इतना तो आप रेंट दे ही रहे हो, उसके अलावा एक रेंट और देना आपने, तो एक थोड़ा सा अमाउंट, अब उतना ही अमाउंट और जोड़ना जितना आपका रेंट है, तो आपका घर अपना बन गया। घर अपना बन जाएगा। घर अपना बन गया। और आप ये मान के चलिए कि वो जो किस्त है ना, वो 2-1 साल तो आपको टाइट रहना पड़ेगा। आप घूमना फिरना कम कर दीजिए, थोड़ा एक्सपेंस कम कर लीजिए, 2 साल के बाद इंक्रीमेंट भी तो लगेगा। बिल्कुल। आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस पे तो हो सकता है बैक लग जाए, लेकिन जॉब तो अगर आप कर रहे हो तो आपको इंक्रीमेंट मिलना ही मिलना है, आपकी प्रमोशन होनी होनी है। प्रमोशन ना भी हो, सैलरी आज अगर 20 से जा रहा है तो हर साल हर एक कंपनी 1,000, 2,000, 5,000 कुछ ना कुछ तो बढ़ाती है। तो वो 3-1 साल के बाद आपको खलना बंद हो जाता है फिर, और 3 साल के बाद वो जो आपका 40 लाख का घर होता है ना, वो 70 लाख का हो जाता है। अगर आप 3 साल बाद दोबारा लेने आएंगे घर, आप समझना, तब आपकी सैलरी 50,000 रुपए थी, आज आपकी 70,000 रुपए होगी। लेकिन तब घर 40 लाख रुपए का था, आज आपको 70 लाख का मिलेगा। बन नहीं पाएगा। वो 30 लाख रुपए का जो गैप है ना, वो कभी भी आप कवर अप नहीं कर पाओगे। तो घर तो जब लेने का मूड आए ना, तो ये आप मान के चलना, घर आप जब भी लोगे आपके पास पैसे कम होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं है, क्योंकि वो उतना ही बड़ी चीज खरीदेगा वो, तो कुछ ना कुछ पैसा तो कम होता ही है। तो वो एक सेटिस्फेक्शन रहती है, भाई लोगों को कन्विंस किया, लोगों के घर बने। ऐसा नहीं कि वो मेरी वजह से बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ये होता है भी एक पार्टिसिपेट हमने किया उसके सारे सिस्टम, पॉजिटिविटी बनी, एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। वो आपने ये भी काम बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट्स की, सरकार को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इन सब चीजों के ऊपर। आपने बताया कि इसी बिजनेस के दौरान आपके बहुत सारे दोस्त बने, रिलेशन बने, और उनसे भी बहुत कुछ सीखा, अब वो आपके फैमिली के पार्ट है। कहाँ है वो लोग सर? आज आपको सबसे मिलवा देता हूँ, आप चलिए आज। अच्छा। हाँ, आज हमने बुलाया सबको। वो जो पार्क मैंने आपको बताया घर के सामने, हमने एक पार्क में मैंने और नमिता ने लगभग 600-650 पेड़ लगाए थे उसमें। जी। तो आज तो उस पार्क को देख के हमें बहुत खुशी भी होती है, थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि बहुत लोग आगे, हर एक आइडियोलॉजी का लोग है। अब कोई काम भी करने चले जाओ आप पार्क में तो बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं। तो हमने तो आजकल हम जाते नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पार्क है। चलो आपको मिलाता हूँ। हाँ यार, दोस्त कहानी भी बताइएगा। आपके दोस्तों से मिलते हैं। तो चलिए एक्सीडेंटल बिजनेसमैन जी के बाकी बिजनेसमैन दोस्तों से मुलाकात करते हैं, और जो कहानी पार्क की बताई है सर ने, उस पार्क को भी देखते हैं। तो दोस्तों, एक्सीडेंटल बिजनेसमैन विनोद शर्मा जी को साथ मिला इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव में कुछ बिजनेसमैन दोस्तों का, और संघर्ष साथ साथ चलता रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और सिस्टम में आप फंसे रहे तब भी, लेकिन है आज भी फंसे हुए आज भी फंसे हुए। अच्छा सर, एक बार इंट्रोडक्शन करा दीजिए सबका। ये संजय जी हैं। अच्छा। ओमरॉन इंडिया आपने सुना हो, उसके ओमरॉन, जी, जी। ओमरॉन के नेशनल प्रेसिडेंट अरे हैं वाह, ये। वेरी नाइस जी। रमेश चक्रवर्ती जी। इनका शू फैक्ट्री है इनकी बादरगढ़ में, बहुत बड़ी, हैथरो का अपना ब्रांड है इनका। वेरी नाइस। लगभग 500-600 डीलर है। हो सकता है इनकम टैक्स वाला कल भी आ जाए इनके पास। अच्छा। महेश जी पार्टनर है इनके, हाँ। और विकास
हाँ। ये बूढ़ों में एक जवान आदमी है हमारे सबसे यंग बिजनेसमैन है। सबसे यंग बिजनेसमैन। अच्छा, हाँ, तो कैसे मुलाकात हुई सर सभी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, और कैसे फिर जो है इन लोगों ने भी आपका साथ दिया इस इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव को आगे बढ़ाने में और ये पूरे सब डेवलपमेंट? प्रॉपर्टी के बिजनेस में जुड़े मेरे साथ। अच्छा हाँ, जैसे आपको मैंने सबसे पहले फ्लोर बेचा, जी। उसके बाद रमेश जी को बेचा। अच्छा। ये 3 साल हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हाँ। इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव के। हाँ। अच्छे काम किए इन्होंने। हाँ। अब पता नहीं किए कि नहीं किए, वो तो अब लोग अच्छा, अच्छे काम किए सर आपने। भाई हमें तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव में लाने वाले विनोद शर्मा है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। हाँ। इस इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव को बसाने वाले, हाँ। इसको मेंटेन कराने वाले, इसका सारा काम कराने वाले, जी। हमें प्रधान बनाने वाले अच्छा। ये विनोद शर्मा ही अरे है। प्रेसिडेंट भी रहे हैं आप सोसाइटी के? मैं 3 साल प्रेसिडेंट रहा, वेरी नाइस। वो भी हमारे को विनोद शर्मा ने ही बनवाया प्रधान भी भाई यहाँ का। अच्छा अच्छा। सर आपकी कब मुलाकात हुई पहली सर के साथ, विनोद जी के साथ? इनसे पहली मुलाकात हुई जब हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे अपने लिए फ्लोर, अच्छा। और उस टाइम पे इनसे मुलाकात हुई। हाँ। और पहली मुलाकात में ही पता लग गया कि इनके साथ हमारी लंबी दोस्ती चलने वाली है। अच्छा अच्छा। एक पॉजिटिव वाइब्स आपको दिखी इनके अंदर। और वैसे तो बिजनेसमैन तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन इनमें ऐसी क्या खास क्वालिटी थी जो आप जुड़े रहे इनके साथ सालों तक और आज भी जुड़े हुए हैं इनसे? देखिए, ये अपने एपिसोड्स में बताते हैं कि ये आर्मी में जाना चाहते थे। ये जा नहीं पाए, लेकिन जो आर्मी मैन में जो क्वालिटीज होती हैं वो ये आज भी झलकती हैं। अच्छा। वो आर्मी में नहीं है तब भी। अच्छा। जैसे कि इनको अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत पसंद है। डिसिप्लिन जी। आप इनका हेल्थ देख लो, हाँ। बिल्कुल फिट है। हाँ। और टाइम से सोना, जल्दी सोना, हाँ। और नॉनवेज नहीं खाते, ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते। हाँ। तो ये दुख है आपको, दुख रहेगा सर। अच्छा। तो ये सारी क्वालिटीज इनमें अभी भी झलकती हैं। और अच्छा। सबसे अच्छी क्वालिटी जो मेरे को इनमें लगी कि ये जो एक इनडिसिप्लिन होता है ना लोगों में, जो अक्सर दिखता है, वो इसको बहुत हेट करते हैं इनको। और मेरे को भी ऐसे ही है। अच्छा ना, अब आपकी जो जैसे- थिंकिंग है लगभग सेम है एक हाँ, जैसी। जैसे गाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी चलाएंगे, हाँ। हिल स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ जाके उल्टा सीधा मतलब गन बचाएंगे, हाँ। तो ये इनको बहुत नापसंद है। हाँ। सेम चीज़ मेरे साथ है कि मेरे को भी पसंद नहीं है। अच्छा सर, आपकी कब मुलाकात हुई पहले? और सबसे यंग जो बिजनेसमैन है यहाँ पर इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव के, इनके जो मित्र हैं उनसे भी बात करेंगे। सर आपकी मुलाकात कैसे हुई? और लाने वाले यही हैं, और लाने वाले सभी को लाने वाले विनोद सर हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट जब हुई सर, शुरुआत हुई तो आप ही मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ पर आए इसका थे। नाम भी मैंने ही रखा इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव। अरे वाह, वेरी नाइस। 2018 में हमने पहली RW रजिस्टर्ड करवाई थी, तो तब हमने इसका नाम इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव इसलिए रखा कि इसके सामने इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी। हमारा लालच ये था कि वहाँ के प्रोफेसर आएंगे यहाँ पे, हमें थोड़ी पता था ये सब लोग मिलेंगे। सर आपकी कब मुलाकात हुई और कैसे बातचीत शुरू हुई? हमें बातचीत तो इन्होंने प्लॉट दिलवाया था, साथ में रमेश जी थे जी मेरे, जी। इन्होंने दिलवाया था फ्लैट, हाँ। और इन्होंने सारा सपोर्ट इन्होंने किया, नल कलेक्शन, बिजली कनेक्शन, सारा सपोर्ट इन्हीं का ही था। हाँ। मतलब कोई भी काम हो, विनोद जी को फ़ोन लगा लो, आपका काम सॉल्व हो जाता। हाँ। कोई भी प्रॉब्लम हो घर से संबंधित, सारी समस्या का एक ही समाधान। विनोद शर्मा, विनोद शर्मा। एक्सीडेंटल बिजनेसमैन। एक्सीडेंट। अच्छा, आप विकास जी सबसे यंग लग रहे हैं मुझे इन सब लोगों में। अच्छा, कितना सोच में कितना डिफरेंस है, फ़र्क कितना आता है, या आज भी जो है 50-60s में है लेकिन 20s वाली बातें करते हैं सर? नहीं, सीखने को तो इन्हीं लोगों से मिलता है। हाँ। सीनियर्स हैं। हाँ। मेरी मुलाकात इनसे 2018 में हुई थी। हाँ। तो हमारा यहाँ पे एक प्लॉट है जिसमें मैं रहता भी हूँ। हाँ। तो तब मैं आता था प्लॉट को देखने, तो भाई साहब साथ में ही ऑफिस में बैठते थे। तो मैं तब से इनको जानता हूँ। फिर जब इनसे मिला, इन जैसे लोगों से मिला, तो मन करा कि यहाँ घर बनाएं। तो 2021 में फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं यहाँ घर बनाऊँ। तो तब से इन्हें जानता हूँ। बाकी तो इनके साथ में रमेश जी हैं, संजय जी हैं, और ये महेश जी हैं। मेरे तो ये सारे सीनियर ही दोस्त हैं। अच्छा, senior इधर भी और आगे मेरे अगर बिजनेस में कहीं भी है तो सीनियर ही है, मैं ही सबसे जूनियर हूँ। मगर बहुत अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है। कोई चीज़ मुझे अगर पूछनी है, करनी है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये लोग ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि बस बात करनी है और चीज़ें क्लियर है, सॉर्टेड है। एक परिवार है अंकित जी, मैं आपको बताऊं, इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव की मैं खासियत बताता हूँ आपको। कितने भी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, दिल्ली जैसे शहर में आपके घर में कोई सुख दुख है, आप रात को 12 बजे एक आदमी को फोन करना, आप चैलेंज है कि आधे घंटे में 100 आदमी आपके घर इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा दिल्ली में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, और वो सब इन सब लोगों के सहयोग से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी की वजह से हुआ। मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा
एक बहुत अच्छे लोग मिले। 3M फ्रेंड हैं सभी लोग आपस में जो है, रात को भी अगर आप बुलाएंगे तो हाजिर हो जाते हैं। वो सोसाइटी दिल्ली वाला हिसाब नहीं है, कॉलोनी वाला हिसाब है सब। सोसाइटी जो बसाने का, सोसाइटी डेवलप करने का जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है आपको इंद्रप्रस्थ एनक्लेव में ही मिला हाँ, फ्रॉम द यही स्क्रैच property से। का काम ही यहीं पे किया हमने। हाँ। उससे पहले हम तो प्रॉपर्टी डीलर उस एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा, और मुझे लगता है कि इसके बीच में भी बिजनेस करते करते बहुत सारे सिस्टम के बीच में आपको फंसना पड़ा होगा। तो है महेश जी ने कि बिजली का कनेक्शन करवाना है तो शर्मा जी है, पानी का करवाना है तो शर्मा जी है, इसीलिए कि उस सिस्टम के साथ हम घुसते चले गए तो सारे। लिफाफे सबको दिए गए। वो तो चलते हैं भाई सब सारे। न्यूसेंस क्रिएट करने वाले तो लोग बहुत होते हैं, अच्छा। बट सपोर्ट करने वाले बहुत कम थे। उनमें से एक ही हैं हाँ। जिन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट करा है सबको ही। इनके मन में ये नहीं रहा कभी भी कि मैं इसको जानता नहीं तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। जिसने फोन कर दिया उसको सपोर्ट करा इन्होंने। तो ऐसा है कि घर बनाता है कोई जहाँ पे वो किसी को नहीं जानता, अगर उसको सिर्फ एक थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी हिम्मत होती है। तो वो इन्होंने करा शर्मा जी ने। तो सर बिजनेस आपने प्रॉपर्टी का स्टार्ट किया 2017 में, काम कब स्टार्ट किया था आपने? 2016 में। 2016 में, और अभी तक बदस्तूर जारी है। हाँ, तो जारी है। इसमें क्या कुछ आपको प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई, और क्या कुछ आपने सीखा इस प्रॉपर्टी बिजनेस से? इस वाले काम में तो बहुत कुछ है बताने के लिए। जैसे कि मतलब इतने डिपार्टमेंट है। अब जैसे मान लीजिए आपने घर बनाया, आप घर छोड़ दीजिए, आपने एक फ्लोर खरीदा है ना, तो मैं आपको गिनवाता हूँ कौन कौन आदमी मिलेगा आपको। पहले BSCS वाले मिलेंगे, फिर दिल्ली जल बोर्ड वाले मिलेंगे, MCD वाले मिलेंगे, मलेरिया वाला आ जाएगा आपका टैंक चेक करने के लिए कि आपका टैंक का ढक्कन खुला है जी, आपके घर में लार्वा बन गया, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। और भी 2-3 लोग होंगे जो मिल जाएंगे आपको। ये भी है, हाउस टैक्स वाला भी है, बहुत कुछ है। वो सारी डिटेल में बैठ के आपको बताता हूँ। बिल्कुल बताएंगे। सर ये बताइए, कोई ऐसी बातें भी होती हैं दोस्तों में, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो है, थोड़ी बात बुरी भी लग जाती है, वो ऐसी बात है। कुछ एक ऐसी खासियत बताइए और एक कमी बता दीजिए विनोद सर में। तारीफ तो बहुत हो गई, कुछ ऐसी कमी बता दीजिए सर में जो आपको लगता है कि इन्हें बदलनी चाहिए। भैया हमारे साथ बैठ कर ना दूध पीते हैं, तकलीफ यही है सबसे बड़ी। हमारे साथ बैठ के दूध पीते हैं। अच्छा, वो तो बहुत बड़े। ये ज्यादा ही सच्चे आदमी हैं। सच्चे वो आदमी। ज्यादा सच्चे हैं। अच्छा। ये कमी है। अच्छा, हाँ। बहुत ज़्यादा ईमानदार है। ज्यादा ही सच्चे हैं, नहीं ब्लंट है, इन्हें नहीं फर्क पड़ता दूसरा क्या सोचेगा। हाँ। हम लोग शायद थोड़े से सोचना लग जाते हैं कि आदमी गलत तो नहीं मानेगा कोई बात का। हाँ। ये सोचने से पहले बोलने कर से देते पहले। हैं। हाँ। और इनको ये नहीं होता कि मुझे इसका सपोर्ट नहीं करना, हालांकि वो दूसरा आदमी बाद में इनको डच करे, वो अलग बात है। हाँ। बट ये ज्यादा ही सीधे हैं। ज़्यादा ही सीधा होना सर आज का, अब इस ज़माने में सही है गलत है? आज के समय में देखो सर, इतना सीधापन चलता नहीं है। हाँ, ईमानदारी नहीं सच्चाई, चलती है। ईमानदारी नहीं चलती है। हाँ। कुछ मैनिपुलेशन तो करना ही पड़ता है। आपको बिजनेस आप कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ता है। हाँ। और ये हमारे ऐसे हैं शर्मा जी, हाँ। विनोद शर्मा जी, मैनिपुलेशन तो इनको तो M भी नहीं आता इनको। अच्छा। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था, एक खासियत मैं इनकी और बोलना चाहता हूँ। जी। दिल्ली जैसे शहर में अक्सर लोग सामने वाले को देख के बात करते हैं कि उसकी जेब में कितना पैसा है, वो कितना धनवान है, उसकी कितनी पहुंच है, उसके हिसाब से उससे बात करते हैं। हाँ। लेकिन शर्मा जी ऐसे हैं जो वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखते। बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं देखते कि आगे वाला पैसे वाला है या नहीं है। हाँ। इनका उनके साथ जो व्यवहार है वो एक जैसा है। और कभी इनकी सर ईमानदारी के अलावा कुछ कोई ऐसी बात जो लगता हो आपको कि यार थोड़ा सा चेंज होने की संभावना है? प्रॉपर्टी बहुत महंगी बेचते हैं। प्रॉपर्टी बहुत महंगी। अच्छा, प्रॉपर्टी बहुत महंगी बेचते हैं सर, ऐसा है क्या? हाँ नहीं, प्रॉपर्टी तो महंगी बेचते हैं, नहीं महंगी बेचेंगे तो फिर कमाएंगे क्या सर? अच्छा, लेकिन वो भी कहते हैं कि ईमानदारी से बेचते हैं। ईमानदारी से। अच्छा, ईमानदारी सर। जमीन का रेट ऐसा, जमीन ही महंगी है तो ये क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, मुझे ये बताओ कि इससे पहले भी हमारी बात हुई है, आपने बोला कि बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा ईमानदार होना नहीं चाहिए। ये बात आज आपके दोस्तों ने भी बोल दी। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव होते तो शायद और अच्छे बिजनेसमैन बन जाते, या फिर और पैसा कमा लेते, करोड़ों अरबों रुपए। मैनिपुलेटिव होता तो पता ही नहीं कहाँ पहुँच जाता। कहाँ पहुँच जाते? बेईमानी मैंने कभी नहीं की। हाँ, इस बात का मलाल है? कोई मलाल नहीं। मुझे खुशी है इस बात की कि ये 4 आदमी इस बारे में कम से कम मेरे बारे में बोल तो रहे हैं। मुझे कोई मलाल नहीं इस बात का। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आज तक अपना, अब 60 साल उम्र होगी, अब आगे तो कोई चांस भी नहीं है इस तरह का कोई गलत काम करने का। सर तारीफ बहुत होगी, पॉजिटिव। देखो दोस्तों को कमियां भी पता होती हैं, दोस्तों को नेगेटिव बातें पता होती है, क्योंकि आप लोग बैठते हैं साथ में, बहुत समय बिताते हैं। कुछ ऐसी कमी बताइए सर की। सर इनकी सबसे बड़ी कमी है कि कोई फंक्शन हो, कुछ उन्हें 5 दिन पहले बता दो। जिस दिन फंक्शन हो ना, या तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और या ये
मैडम को लेके बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाएंगे, ये सबसे बड़ी कमी है सर, तो अच्छा। ये दूर करनी चाहिए। अच्छा, दूर करनी चाहिए। आप बताइए। मैं नहीं पूछता क्योंकि मैं भी इनकी तरह ही हूँ। अच्छा, आप भी ऐसे ही हैं। हाँ, मैं भी ऐसी हूँ कि मेरे को कोई बोलता है, मेरे को मन करता है, पता नहीं उस दिन क्या होता है, मेरा मन ही नहीं करता जाने का। इनको ये थोड़ी बताया इनको बुलाया किस लिए। अच्छा। हाँ, जब पता चला कह रहे मैं तो जा रहा हूँ वापस भाई, हाँ मुझे नहीं जाना है यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ सर जी, आप भी कुछ कह रहे थे। और इसी प्रोग्राम से रिलेटेड ही है, अगर इनको डांस करने को बोल दो तो ये वहाँ से गायब हो जाएंगे। अच्छा, डांस नहीं करते ये बिल्कुल ये भी। गाना बहुत अच्छा गाते हैं। गाना हो जाए इनका एक फेवरेट गाना है, हाँ। खुशी की वो रात आ गई। अरे वाह, वो गुनगुना के सुनाएंगे आपको, गा के सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा। सर बिल्कुल डिमांड आई है और मुझे पहले भी कहा गया था इनसे गाना जरूर सुनिए। और सर एक बढ़िया सा गाना आपकी पसंद का। एक ही लाइन गाऊंगा जी बस। जी, एक ही लाइन। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत भजने दो, गाओ रे झूम झूम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर कहते हैं कि दोस्तों के बिना जो है संघर्ष जो है अधूरा रहता है। ऐसा आपके जिंद वाले दोस्तों के साथ भी है और ये जो लोग हैं आपके जो परिवार हैं वो भी है। आप संघर्ष बिना दोस्तों के कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये लोग पीछे होते हैं तभी तो आप संघर्ष कर पाते हो ना। ये लोग आज साथ छोड़ दें, आपको दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा, आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। पता होता है अभी अगर कुछ गलत हो रहा है तो 5 आदमी आपके पीछे खड़े हैं आपकी हेल्प करने के लिए, तो वो दोस्ती तो दोस्ती है वैसे। अभी जो आपका सर्कल है, अभी जो आपका परिवार बना हुआ है, आपके जो मुझे लोग जाने परिवार वाले ही है, लोग मतलब जाने- मैं इसको सर्कल या यारी दोस्ती का नाम नहीं देता, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा परिवार है ये। हम परिवार के मेंबर हैं। एक वक्त था जब दिल्ली आने को तैयार नहीं थे आप, दिल्ली आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आज लगभग 40 साल हो गए दिल्ली में आपको, है ना? दिल्ली हो गए मेरे को 27 ईयर्स, 27 साल हो 99 में गए, आए थे। 27-28 साल हो गए। तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या लगता है, दिल्ली आना सही डिसीजन रहा और बहुत कुछ कमाया दिल्ली में? फाइनेंशियली कहोगे तो मान सकते हैं अभी ठीक रहा। Relation wise? हाँ, रिलेशंस? रिलेशन बहुत अच्छे मिले मेरे को यहाँ पे, बहुत अच्छे दोस्त मिले, आज भी हैं। और मुझे लगता है कि ये तो मरते दम तक रहेंगे सब लोग। मरते दम के साथ। हाँ। ठीक है दोस्तों, एक्सीडेंट जी जी आप कुछ कह रहे थे सर? तो ये जो रिलेशनशिप की बात कर रहे जी। हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेस है कि ये अप्रिशिएट बहुत करते हैं। अप्रिशिएट बहुत करते हैं। अगर कोई इनके पास आता है, कोई चीज़ अगर ये कोई बताता है इनको, तो ये दिल से खुश होते हैं उसके लिए। नहीं तो बहुत लोग हैं वो बहुत फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन ये दिल से खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते इसीलिए हमारा भी मन करता है कि इनको आके बताएं। हैं। बहुत मुश्किल काम है आज के वक्त में सर, एक तो लोगों के लिए समय निकालना और किसी दूसरे के अच्छे काम को अप्रिशिएट करना, मुझे लगता है सबसे कठिन काम है सर, है कि नहीं? बहुत कठिन काम। कोई नहीं मैं करता आपको उसका ना एग्जांपल बताता हूँ। मैं ये नहीं अपने आप का, ये आप जिस जगह पे खड़े हो ना आप, हाँ। ये पार्क मैंने और नमिता ने डेवलप किया पूरा। अच्छा, ये वही पार्क है जिसमें ये वही कितने इसमें हमने आपने? लगभग 650 पेड़ लगाए। वाह। 600 पेड़ आज भी सरवाइव करते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, आज की डेट में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो आपको काम करने देने चाहते हैं। 80% लोग आपको काम ही नहीं करने देंगे। अब आप देखो इसकी क्या हालत हुई है। मैंने तो अब आना बंद किया हुआ महीना, 1.5 महीने से 2 महीने से यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ये ऐसा कोई काम भी करते हो ना, मान लो अब आज मैं आपको आपके साथ ऐसे इंटरव्यू भी कर रहा हूँ बैठ के, तो लोग कहेंगे इसने ना राजनीति में जाना होगा। मतलब अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो उसका बेस है कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है। बहुत नेगेटिव है, बहुत नहीं। बहुत तो दोस्तों, एक्सीडेंटल बिजनेसमैन न सिर्फ कहानी है एक बिजनेसमैन की, ये कहानी है एक ऐसे आम व्यक्ति की जो अपने रिलेशंस को भी बाकायदा जो है वो चलाता रहा, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता रहा, खुद को भी मोटिवेट करता रहा और आखिरकार उसका जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल हुआ। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे विनोद शर्मा जी से कि आगे के बिज़नेस में इनको क्या क्या दिक्कतें हुई और आखिरकार कैसे ये सफल रहे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक एक्सीडेंटल बिजनेसमैन के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके खिचड़ी बाज़ार पर, खिचड़ी द फूड चैनल पर स्क्रॉल कीजिए। आप एक्सीडेंटल बिजनेसमैन लिखेंगे, सर्च करेंगे तो सभी एपिसोड्स आ जाएंगे। एक एक करके ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको दोस्तों, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बाय।